तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कहानी की गहराई में जाने वाले हैं उसका नाम है रिटर्न टू द सॉइल, हार्वेस्टिंग द एपोकैलिप्स। नाम सुनकर लग रहा होगा कि ये कोई टिपिकल साइंस फिक्शन है, राइट? लेकिन मजे की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ ब्रह्मांडीय खौफ यानी कॉस्मिक हॉरर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इसे आज के उस टॉक्सिक कॉर्पोरेट वर्क कल्चर के साथ बड़े ही शानदार तरीके से जोड़ती है, जिससे हम सब कहीं ना कहीं वाकिफ हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो हमें रुक कर ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस भागदौड़ भरी जिंदगी को हम जी रहे हैं, क्या वो वाकई कोई मायने रखती भी है। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है ली जियांग, और एक दिन अचानक उसे एक ऐसा एहसास होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो खुद से कहता है, बोझ ढोने वाले जानवर बने रहने का क्या फायदा, इससे तो अच्छा है कि मैं अपने घर वापस जाऊं और खेती करूं। सोचिए, ये सिर्फ कोई रैंडम ख्याल नहीं था, ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां उसने तय कर लिया कि बस अब और नहीं। वो अपनी इस प्रेजेंट लाइफ को, इस रैट रेस को पूरी तरह से नकार देता है। अब यहां पर हमारे दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आता है, आखिर क्यों? एक 25 साल का लड़का जो अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, जिसके सामने उसका पूरा का पूरा करियर पड़ा है, वो अचानक अपनी सेटल हो चुकी शहरी जिंदगी और एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गांव जाके किसान बनने का फैसला क्यों करेगा? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इस फैसले के पीछे की जो वजह है वो आपको सच में चौंका देगी। तो होता क्या है, इस पूरे ड्रामे का जो इमीडिएट ट्रिगर था वो एक बहुत ही आम सी लेकिन हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देने वाली घटना थी। ली जियांग शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा एकदम जर्जर सा अपार्टमेंट देखने जाता है, और वहां की जो मालकिन थी, भाई साहब उसका घमंड तो 7वें आसमान पर था। उसने उस छोटे से कमरे के लिए सीधे 3000 युआन किराए की मांग कर दी, और साथ में जो ताने मारे वो अलग। बस वही वो पल था। उस भारी भरकम किराया और मालकिन के रवैये ने ली जियांग के दिमाग की बत्ती जला दी। वो सोचने लगा कि यार, क्या एक छोटे से बदहाल कमरे के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना और रोज शहर के स्ट्रगल को झेलना वाकई इसके लायक है? अब आते हैं हमारी कहानी के पहले भाग पर, द 10-year डूम्सडे क्लॉक यानी प्रलय की घड़ी। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ली जियांग कोई आम फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय नहीं है। वो दरअसल 10 साल भविष्य से लौट के आया एक टाइम ट्रैवलर है। जी हां, उसे पता है कि ये दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। तो चलिए इस खौफनाक टाइमलाइन को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। भविष्य में होने क्या वाला है? पहले ही साल में सूरज अचानक से गायब हो जाएगा। पूरी दुनिया में राक्षसों और अजीबोगरीब जीवों का खौफनाक हमला शुरू हो जाएगा, और मून बेस से हमारा संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा। फिर चौथे साल तक कुछ रहस्यमयी असाधारण कण उभरेंगे जो इंसानों को कुछ खास शक्तियां देंगे। लेकिन कहानी का अंत देखिए। 14वें साल में जब ली जियांग सिर्फ 39 साल का होगा, एक खतरनाक मिशन के दौरान उसकी मौत हो जाएगी। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ ये ब्रह्मांडीय स्तर का महाविनाश है, दुनिया खत्म होने वाली है, और दूसरी तरफ वो अभी एक मामूली से अपार्टमेंट के लिए माथापच्ची कर रहा है। ये सिचुएशन कहानी को एक बिल्कुल ही अलग और दिलचस्प लेवल पर ले जाती है। तबाही के इस आंकड़े को जरा इमेजिन करके देखिए, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। प्रलय आने से पहले दुनिया की आबादी 9 अरब होती है, लेकिन उसके बाद वो घटकर केवल 10 करोड़ से भी कम रह जाती हैं। मतलब उन राक्षसों के हमले के सिर्फ 3 साल बाद इंसानों के सरवाइव करने का जो चांस है वो 1% से भी कम रह जाता है। 1% से भी कम। इतने बड़े स्केल पर विनाश के बारे में सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाएगी। और अब आप खुद सोचिए, जब ली जियांग को यह सब पता है तो उसके लिए ये रोजमर्रा की शहरी टेंशन, रेंट, बॉस की डांट, ये सब एकदम बेमानी नहीं हो जाएंगी? चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द साइलेंट एपोकैलिप्स सिस्टम यानी एक बिल्कुल खामोश प्रलय प्रणाली। आपने अक्सर इस तरह की फैंटेसी कहानियों में देखा होगा कि हीरो के दिमाग में अचानक एक जादुई सिस्टम या किसी वीडियो गेम जैसा इंटरफेस एक्टिवेट हो जाता है जो उसे सुपर पावर्स देता है। यहां भी ऐसा ही कुछ होता है। एक आवाज आती है, एपोकैलिप्स सिस्टम एक्टिवेटेड, और उसके बाद एकदम सन्नाटा, लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस। न कोई जादुई शक्तियां मिलती हैं, न कोई इनाम, न ही कोई गाइडेंस। ये पल इतना एंटी क्लाइमैक्टिक था कि क्या ही बताएं। और इसी वजह से रातों रात कोई सुपर हीरो बनने के बजाय ली जियांग एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला लेता है। वो तय करता है कि वो अगले 10 साल तक चुपचाप अपने गांव में रहेगा, अपनी बूढ़ी दादी की देखभाल करेगा और एकदम लो प्रोफाइल मेंटेन करेगा। मतलब जब तक प्रलय सच में नहीं आ जाता, वो कोई फालतू का रिस्क नहीं लेने वाला।
और अब आता है इस कहानी का सबसे मजेदार पहलू, हमारा तीसरा भाग, रिजेक्टिंग द टॉक्सिक वर्कप्लेस, यानी विषाक्त कॉर्पोरेट कल्चर का पूरी तरह से बहिष्कार। अब एक बात तो तय है, जब आपको 100% पता हो कि दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है, तो काम को लेकर आपका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। पहले वाले ली जियांग को देखिए, वो ऑफिस में जगह रहने के लिए खुद के पैसों से कॉफी खरीदता था, कंपनी के काम के लिए अपनी जेब से WPS ऑफिस का सब्सक्रिप्शन लेता था। उसे लगता था कि वो तो बस किस्मत का मारा हुआ एक वेज स्लेव या मजदूर है जिसका जन्म ही बॉस की सेवा करने के लिए हुआ है। लेकिन पुनर्जन्म के बाद वाला जो नया ली जियांग है, वो इन सब चीजों को एकदम बकवास समझता है। वो तुरंत अपने सारे सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देता है। अब वो किसी भी तरह का कॉर्पोरेट शोषण सहने को तैयार नहीं है और वो साफ साफ दबकर रहने से इनकार कर देता है। ऑफिस के उस टॉक्सिक कल्चर के खिलाफ उसकी जो ये बगावत है ना, वो सुनने में बड़ी ही मजेदार और सच कहूं तो काफी सुकून देने वाली है। जैसे एक दिन उसकी एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी कलीग उसे अपना पर्सनल पार्सल लाने को कहती है, तो सीधे मुंह पर बोल देता है कि वो बिजी है। जब कोई उससे बॉस के लिए फोटोकॉपी करने को कहता है तो वो साफ मना कर देता है। सबसे फनी तो तब होता है जब एक सीनियर कलीग उस पर अपना काम थोपने के लिए अपना खाली कॉफी मग आगे बढ़ाता है। ली जियांग बड़ी सी स्माइल के साथ अपना कप उससे टकराता है, कहता है चीयर्स, और वहां से निकल जाता है। और तो और बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के ओवरटाइम करने से साफ इनकार करके वो पूरे ऑफिस को शॉक्ड कर देता है, एकदम बॉस वाले एटीट्यूड में। ली जियांग की एक लाइन है जो मुझे लगता है आज के टाइम की एंटी वोक फिलॉसफी को एकदम परफेक्टली डिफाइन करती है। वो कहता है, जब तक मैं कार या घर नहीं खरीदता कोई मेरा शोषण नहीं कर सकता। आप इस बात की गहराई समझिए, ये एक बहुत ही न्यूट्रल और प्रैक्टिकल अप्रोच है। आज के समाज में ये बड़ी बड़ी EMIs और स्टेटस मेंटेन करने का जो प्रेशर होता है ना, वही असल में लोगों को ऐसी टॉक्सिक जॉब्स में फंसाए रखता है। और यही वो सोच है जो हमारे मेन कैरेक्टर को इस कॉर्पोरेट रैट रेस से बाहर निकलने की हिम्मत देती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, डूम्सडे प्रेपिंग ऑन अ बजट, यानी एक बहुत ही कम बजट में दुनिया के अंत की तैयारी करना। अब ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि ली जियांग कितनी बारीकी से प्लानिंग करता है। देखिए, एक इतने बड़े प्रलय का सामना करना है, लेकिन ली जियांग के पास उसकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स के नाम पर कुल मिलाकर सिर्फ 12,000 युआन है। इतने टाइट बजट में तो एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। तो वो क्या करता है, 20 घंटे से भी ज्यादा के लंबे सफर के लिए वो बस 400 युआन का एक सस्ता सा हार्ड स्लीपर ट्रेन का टिकट लेता है ताकि पैसे बच सके। अपनी हेल्थ और घर वालों को गिफ्ट देने के लिए वो 500 युआन में शुगर फ्री लाल जिनसिंग खरीदता है। इमरजेंसी के लिए इब्यूप्रोफेन और एंटीबायोटिक्स जैसी फर्स्ट एड मेडिकल सप्लाई लेता है। और उसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट था 3,400 युआन का एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो उसे गांव में खेती और सामान ढोने के काम आएगा। चलिए, उसकी इस सबसे कीमती खरीदारी यानी इस 3 व्हीलर के स्पेसिफिकेशंस पर जरा एक नजर डालते हैं। 3,400 युआन में काफी मोलभाव करके खरीदा गया ये रिक्शा कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें रेन कैनोपी के साथ 1.5 बाय 1 मीटर का कार्गो बेड है। इसकी टॉप स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार चार्ज करने पर यह 65 किलोमीटर तक जा सकता है। साथ में एक हेलमेट और इलेक्ट्रिक एयर पंप बिल्कुल फ्री। अब जरा उस मजेदार कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचिए। अपनी पिछली जिंदगी में जब प्रलय आ चुका था, तब ली जियांग एक विशाल और खतरनाक बख्तरबंद वॉर रिग यानी युद्ध वाहन चलाता था। और अब इस नई जिंदगी में उसकी सबसे बेशकीमती सवारी ये छोटा सा बिना लाइसेंस वाला इलेक्ट्रिक फार्म रिक्शा है। ये सिचुएशन सच में काफी फनी है। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ली जियांग के लिए असली चुनौती वो आने वाला प्रलय है जिसके लिए वो इतनी तैयारियां कर रहा है, या फिर अगले 10 साल तक इस आधुनिक दुनिया, इस टॉक्सिक वर्क कल्चर और समाज की चक्की में पिसने से खुद को बचाना है? इस कहानी की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो हमारी खुद की जिंदगी से कितनी मिलती जुलती है ना। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद कभी कभी इस दुनिया के पागलपन से बचने का सबसे अच्छा तरीका बस अपनी जड़ों की ओर लौट जाना होता है। आपको क्या लगता है?